तुरंत स्टार्ट कर दें। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सभी? चलो उपस्थित हो जाओ फटाफट। सभी के सभी समय पर उपस्थित हो जाएं। यस, गुड, वेरी गुड। यस यस, अफीम की धरती बाराबांकी से मेरा स्वागत है। गुड, ठीक है, तो पहुंचते हैं बाराबांकी फिर, है ना? ठीक है, गुड। चलो उपस्थित हुए मित्रों, सभी के सभी उपस्थित हो जाएं। शानदार। तो आपकी उपस्थिति बनती रहे, इससे पूर्व आपको बता दूं कि आज हम लोग अपने क्लास में, देखो, कल की कक्षा में हम लोगों ने सागरीय तापमान पढ़ा था, जिसके संदर्भ में मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर सागरीय तापमान की महत्ता क्यों हो जाती है, ये समझाने का प्रयास कुछ सेकंड्स में मैंने किया था। क्योंकि सागरीय तापमान बेसिकली लवणता को प्रभावित करता है, सागरीय जल के घनत्व को प्रभावित करता है, लवणता एवं घनत्व वितरण को प्रभावित करने से जल परिसंचरण को प्रभावित कर देता है। जल परिसंचरण में बेसिकली आपको तो जलधाराओं को पढ़ना पड़ता है, बट जब ऑप्शनल के बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें से एक और 3 डायमेंशनल सर्कुलेशन ऑफ ओशन को पढ़ना होता है। तो ये तमाम बातें चूंकि प्रभावित हो जाते हैं, लवणता से जीवों का वितरण प्रभावित हो जाता है तापमान से, इसलिए बेसिकली ये खंड पढ़ा जाता है। बट आज से उसका एप्लीकेशन शुरू हो रहा है, आज से उसका एप्लीकेशन शुरू हो रहा है और बहुत महत्वपूर्ण खंड शुरू हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि अभी आगे 3-4 दिनों 5 दिनों तक की जो क्लास चलनी है, उनमें आपको बता दूं कि जितनी भी क्लास चलनी है, हर एक क्लास से मेंस में प्रश्न पूछा गया है। पीटी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, पीटी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट मेंस में भी क्वेश्चंस सीधे सीधे पूछे गए हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ इस तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस, दोनों में से एक भी प्रश्न छूटने नहीं चाहिए। अब देखो, 2 तरह से यहां पढ़ने का एक तरीका हो सकता है। एक तरीका तो यह हो सकता है कि जो लास्ट ईयर्स क्वेश्चन आए हैं वो मैं पढ़ाऊं और आप लोगों को बड़ा मजा आए, होले होले से आप पढ़ते चले जाएं और बड़ा खुश होते जाएं कि सर ने जो पढ़ाया है लास्ट ईयर्स के सारे क्वेश्चंस मेरे क्लास नोट्स में मिल रहे हैं। दूसरा और तरीका हो सकता है कि लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन मिले भी, बट जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसकी डिमांड को भी समझा जाए और उसकी डिमांड को समझते हुए उन प्रश्नों को भी आज से ही कुछ इस तरह से हल करा दिया जाए कि कभी भी प्रश्न पूछा जाए आपको कोई दिक्कत ना आए। इन दोनों बातों के प्रयास किए जाएंगे, इन दोनों बातों के प्रयास किए जाएंगे। यह भी ध्यान रखें कि थोड़ा सा प्रहार बैच है, प्रहार बैच 2023 एग्जामिनेशंस को टारगेट करते हुए है, तो इसमें थोड़ा स्पीड भी मेंटेन रखनी होती है, थोड़ा सा टॉपिक भी मेंटेन रखने होते हैं। इन बातों का ख्याल रखते हुए सारी चीजें कराई जाएंगी, है ना? हाँ, थोड़ा सा एक बात जरूर बता दूं कि जो कमेंट्स में से मुझे एक चीज दिखाई दी है कि जिसमें से कुछ बच्चों ने जरूर लिखा है कि सर उसमें से आप लिखाने का पोर्शन चाहें तो कम कर दें, पर लिखाने का पोर्शन कम करेंगे तो यहां कम करने का एक उद्देश्य हो सकता है कि बेसिकली अगर मैं कम लिखाऊंगा तो आपको लगता होगा कि संस्था से जो डेली आपको राइट अप मिलता है पीडीएफ फॉर्मेट में वो पूर्ण हो जाएगा, पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि अगर मैं कम लिखाऊंगा तो वो भी कम मिलेगा।
जैसे हम यहां पर जो भी बोल रहे हैं ना, जो भी लिखा रहे हैं, वही चीज एज इट इज आपको मिलती है तो आपके लिए काफी सरल हो जाता है। ये बात सत्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप नहीं लिखेंगे। कई बच्चे होते हैं कि जो लिखने में नहीं बल्कि कमेंट्स में ही आपस में उलझे रह जाते हैं। तो कमेंट्स में उलझे रहेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। जितना ज्यादा आप सेल्फ राइटिंग का काम करेंगे, अपने लिए करेंगे। हाँ, यहां ये जरूर है कि जहां समझाने का पोर्शन आएगा, एक एक बिंदु बहुत अच्छे से समझाए जाएंगे, जैसे आज की कक्षा में आप देखेंगे, आगे की कक्षाओं में देखेंगे। लेकिन फिर से एक कक्षा आ जाएगी, सागरीय संसाधन की आएगी, जिसमें आपको लिखना ज्यादा होगा, समझना कम होगा। टॉपिक के नेचर पर डिपेंड करता है। आप देखिए, जैसे आपने पहली क्लास ली, बहुत कम लिखा, दूसरी क्लास ली, बहुत कम लिखा, तीसरी चौथी क्लास भी ली तो बहुत कम लिखा, समझा ज्यादा। बट एक क्लास आपने कल की ली तो आपने लिखा ज्यादा, समझा कम। तो ये टॉपिक के नेचर पर डिपेंड करेगा कि कहां ज्यादा लिखाना है और कहां ज्यादा समझाना है। ठीक है ना? ध्यान रखना, इस कक्षा का उद्देश्य है आपको क्लासेस को उस तरह से प्रिपेयर करा देना कि आपको कभी भी किसी तरह कोई एग्जाम में दिक्कत ना आए, सिविल सर्विसेज से संबंधित किसी एग्जाम में दिक्कत ना आए। तो ये यहां पर ध्यान रखना है आपको सभी को। और आज हम लोग ध्यान से, जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने सागरीय तापमान को पढ़ा था, सागरीय तापमान को पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखना, जो आज का हमारा अपना टॉपिक होगा, सभी के सभी लिखेंगे महासागरीय लवणता। पूरे अलर्टनेस के साथ लिखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओशन सैलिनिटी या मैरीन सैलिनिटी, ठीक है? मैरीन सैलिनिटी। बच्चों ने एक बड़ा अच्छा मैसेज लिखा है कि सर आप कमेंट्स केवल शुरू के 5 मिनट लीजिए और लास्ट के 10 मिनट, 5-10 मिनट, बस इतना ही क्या करिए, बस ऐसे करेंगे, ठीक है ना? अभी शुरू के 5-10 मिनट तो कमेंट्स हो गए और अभी ऐसा कोई बेसिकली प्रश्न बच्चों का शेष था नहीं। हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब बच्चे आपस में उलझे रहे, चाहे कुछ भी करें, लास्ट में कमेंट्स लेंगे, लास्ट में, ठीक है? तो क्या पढ़ना है हमें? महासागरीय लवणता। चलो शुरू करते हैं ध्यान से। इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए। तो लवणता क्या है, सबसे पहले तो आप ये जानेंगे लवणता क्या है। जब क्या है पढ़ेंगे तो क्या है के साथ इसके महत्व को भी समझेंगे। दूसरे नंबर पर आती है बात लवणता की मात्रा। लवणता की मात्रा कितनी है। तीसरे नंबर पर आता है लवणता के स्रोत क्या है। लवणता के स्रोत क्या है। तो चौथे नंबर पर बात आती है लवणता वितरण को या लवणता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फिर बात आती है लवणता का वितरण। और वितरण के बाद लास्ट में आता है एक बिंदु, हम इस पे भी 5-7 बिंदुओं के साथ लिख देंगे लवणता का महत्व। इतने विषय बिंदुओं को हमें कवर करना है। इतने विषय बिंदुओं को देखो, ये साइनॉप्सिस फॉर्मेट है। जैसे आप पूरे टॉपिक को पढ़ लिए, अब पूरे टॉपिक में आपको क्या क्या बातें याद है, अगर आपको ये बिंदु पता है तो आप इससे तमाम बातें डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आपको पहली बात कि लवणता क्या है, आपने उसे परिभाषित कर दिया। फिर सागरीय जल में लवणता की मात्रा कितनी पाई जाती है, क्या क्या पाई जाती है, आपने इसे डिस्कस कर दिया। लवणता का स्रोत क्या है, आपने इसे डिस्कस कर दिया। बस बिंदु बिंदु आपको याद आ रहे हैं और उसके बाद आप पूरा का पूरा आगे का एक्सप्लेनेशन स्वयं बोल रहे हो। आपकी कॉपी में केवल इतना ही लिखा है। फिर लवणता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो कॉस्मोलॉजिकल फैक्टर क्या है, एटमॉस्फेरिक फैक्टर क्या है, सबमरीन फैक्टर्स क्या है, समझ रहे हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, ये तमाम बातें आप कर रहे हैं।
आफ्टर दैट लवणता का वितरण कैसा है, तो हेमिस्फेरिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये तमाम बातें आपने कर दी, तमाम बातें कर दी आपने। ठीक है, फिर लास्ट में आपने इसके महत्व के बारे में बताया, और जब डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया तो डिस्ट्रीब्यूशन को आपने प्रॉपरली ग्राफ के साथ भी दिखा दिया, मैप्स के साथ भी दिखा दिया, सब कुछ कर दिया ताकि आपको कभी दिक्कत ही ना आए किसी विषय बिंदु पर। और फिर उसके बाद आपने महत्व पर चर्चा कर दी, फिर क्या कर दिया आपने, महत्व पर चर्चा कर दी। तो इस तरह से इस विषय बिंदु को हमें एक एक करके कवर करना है, एक एक करके। ओ बट कल का भी टेस्ट आपका बाकी रह गया है। संस्था भी कान पकड़कर खींचती है कि नहीं सर, अभी आपको टेस्ट डिस्कस करवाना पड़ेगा। जब तक टेस्ट आप डिस्कस नहीं कराएंगे तब तक इस टॉपिक पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। संस्था ने देखो स्लाइड लगा दी, कल हम लोग नहीं करवा पाए थे। ठीक है, ओके, ध्यान से जस्ट वेट, थोड़ी देर के लिए हम लोग रुकते हैं और अपने टेस्ट पर आते हैं, टेस्ट डिस्कशन पर आते हैं। प्रहार बैच में भी संकल्प बैच के भांति ही प्रत्येक संडे में एक टेस्ट होता है, जिसमें से देखते हैं, आज मैं देखता हूं इसमें भी शायद 25 प्रश्न आप लोगों को दिए जाते होंगे। तो 25 प्रश्न आपके ज्योग्राफी से होंगे, तो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आपके उस सब्जेक्ट से होंगे जो दूसरा कोई सब्जेक्ट चल रहा होगा। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कौन सा चल रहा है, मैं तो अपनी कक्षा के बारे में जानता हूं। तो शायद इसी तरह से ये टेस्ट होता है। आज तो अभी करवा देता हूं डिस्कशन, अगली बार से जब सोमवार में ही करवाऊंगा तो सोमवार में पहले तो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा और टॉपिक पढ़ाते हुए लास्ट में टेस्ट का डिस्कशन करवाऊंगा। बट आज स्लाइड की सेटिंग्स जिस प्रकार से है उसी प्रकार से करवा देते हैं ताकि किसी भी प्रकार की समस्या संस्था के साथ भी ना रहे। चलिए आइए 5-10 मिनट हम लोग इस पर भी टाइम देते हैं। देखो, जो टेस्ट डिस्कशन होगा, समझना मेरी बात, इस टेस्ट डिस्कशन का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य कि आप लोगों का जो विगत सप्ताह में, लास्ट वीक में टॉपिक हुआ है उसका रिवीजन हो जाए। पहला उद्देश्य आपका रिवीजन। दूसरा उद्देश्य डिस्कशन का, जब हम डिस्कस करा रहे हैं तो आपको अपने आप को यह जांचना कि आप किसी प्रश्न के जवाब में सही थे तो क्यों सही थे और गलत थे तो क्यों गलत थे। आपको अपने आप को जांचना है यहां पर, ठीक है ना, अपने आप को जांचना डिस्कशन का उद्देश्य यह है। तीसरा उद्देश्य आपका होता है कि मान लीजिए किसी प्रश्न में आप फंस रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप फंस रहे, हो सकता है शिक्षक भी भाषा में फंस जाए, शिक्षक भी कंटेंट में फंस जाए, शिक्षक भी कॉन्सेप्ट में फंस जाए, विद्यार्थी भी फंस जाए। अब ऐसा प्रश्न है, यूपीएससी ने दिया है ऐसा प्रश्न जिसमें दोनों फंसे हुए हैं, बट अब उसका आंसर निकालना है तो शिक्षक क्या विधि अपनाता है कि फिर भी सही ही जवाब हो। इस प्रकार की तकनीकियों को भी आपको क्लास में सीखना है, जिसे रिवर्स इंजीनियरिंग मेथडोलॉजीज के नाम से जानते हैं। कैसे कॉन्सेप्ट अगर सही है तो फैक्ट्स पर भी हम लोग सही जवाब निकालने की कोशिश कर लेते हैं और सही जवाब होता है, और कॉन्सेप्ट आधारित अगर कोई प्रश्न है तो उसका जवाब तो सही होना लाजमी ही है। उन तमाम तरीकों को टेस्ट डिस्कशंस के माध्यम से आपको सीखना है दोस्तों। मैं स्लाइड्स के रूप में प्रश्न दिखाऊंगा, स्लाइड्स में दिए गए प्रश्नों के जवाब मैं दूं उससे पहले आप लोगों को देना है। आप लोग अपने तरीके से इसका जवाब देते चले जाएंगे। हां, मैं उसे डिस्कस करके कि इसका क्या जवाब होना चाहिए, क्यों जवाब होना चाहिए, ये डिस्कस करके मैं बताता जाऊंगा। हालांकि पीछे पढ़े गए टॉपिक हैं तो आप लोगों को कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं आती होगी, पर अगर आती है तो क्यों आई, इसे भी आप लोग जांच परख लेंगे इन डिस्कशन कक्षाओं के माध्यम से। बच्चों ने पीछे जो कल मैसेज किए थे उसमें से एक आध बच्चों ने यह भी किया था कि सर आंसर रॉन्ग है या रॉन्ग हो जाते हैं, तो चलिए लेट मी सो कि कैसे यहां पर रॉन्ग है या नहीं है, मुझे भी तो देखना है। देखते हैं कैसे क्या है, क्योंकि मेरे पास भी अभी जस्ट का जस्ट ही आया, मुझे तो जानकारी भी नहीं थी, ध्यान भी नहीं था इसके बारे में। तो चलो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का उठाते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन उठाते हैं
कि स्थलीय तटों से संलग्न वह सागरीय जलराशियां जो लगभग 3 ओर से स्थलों से घिरी होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्थलीय तटों से संलग्न, ध्यान से, स्थलीय तटों से संलग्न। मैंने एक चित्र ऐसा कुछ बनाया था और ऐसा चित्र बनाते हुए मैंने दिखाने की कोशिश भी की थी कि 3 ओर से घिरे, मान लो यहां पर स्थल खंड है, अब 3 ओर से 1 2 3, या दूसरा दिस वन, तो 1 2 3, 3 ओर से अगर घिरी हुई कोई सागरीय जलराशियां हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उनके बारे में मैंने ये चारों नाम लिखाए थे कि क्रीक भी कहा जाता है, खाड़ी तो अपने आप में है ही जिन्हें गल्फ कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? गल्फ कहते हैं। बे तो कहते ही हैं और बाइट भी कहते हैं। इसका मतलब है कि इसके सभी के सभी जवाब सही है, क्योंकि इसमें से क्रीक, गल्फ, बे, बाइट, ये चारों की चारों स्थल खंडों से घिरी होती हैं। इसलिए इसका जवाब क्या होना चाहिए मित्रों? इसका जवाब डी होना चाहिए। आपके कॉपी में मैंने चित्र बनाकर चारों को समझाया था कि चारों में अंतर क्या है, यह भी आप लोगों ने देखा होगा, तो आपके पास जवाब आना चाहिए सही का सही। किसी बच्चे का भी इसका जवाब गलत नहीं होना चाहिए, और मेरा अनुमान है कि आपका गलत जवाब होगा भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। तटों से संलग्न वह विशाल जलराशियां जिसमें, क्या शानदार है, देखो इसमें से प्रश्न बनाने वाले ने कितना बढ़िया स्मार्टनेस का काम किया है कि बेसिकली इसमें से एक तो जियोलॉजिकल डेफिनेशन जोड़ दिया, तो दूसरा हाइड्रोलॉजिकल डेफिनेशन भी जोड़ दिया, दोनों प्रकार की डेफिनेशन को जोड़ा और एक सेंटेंस बना दिया, एक स्टेटमेंट बना दिया। वो सेंटेंस या स्टेटमेंट क्या है, उसके आधार पर आपको आंसर निकालना है कि तटों से संलग्न वह विशाल जलराशियां, वो 3 ओर से घिरी है, ऐसा कुछ नहीं कहा, जिसमें से तरंगे एवं धाराओं के साथ साथ ज्वार भाटा के प्रभाव परिलक्षित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो मैंने कहा था कि उन्हें सागर कहा जाता है मित्रों। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सागर कहा जाता है। ध्यान रखें, झील के बारे में मैंने बताया था कि यह चारों ओर से स्थल खंडों से घिरी होती हैं। खाड़ियों के बारे में आप जानते हैं कि खाड़ियां 3 ओर से स्थल खंडों से घिरी होती हैं और खाड़ियां सागर के आंतरिक भागों में उपस्थित होती हैं, जबकि तटों से संलग्न जलराशियां जो कि महासागरों की अंग होती हैं वो क्या कहलाती हैं? सागर कहलाती हैं। इसका बेस्ट आंसर यहां पर क्या होगा? सागर होगा। तो आंसर बी के रूप में करेंगे। यहां पर एग्जामिनर ने भी आपको बी ही आंसर दिया हुआ है ना। देखते चलते हैं क्या क्या है। सर क्रीक क्या है? अब क्रीक के बारे में ही दे दिया कि आखिर सर क्रीक क्या है। आप सभी के सभी जानते हैं सर क्रीक एवं कोरी क्रीक का नाम आपने सब जरूर सुना होगा कि सपोज भारतीय प्रायद्वीप की हम चर्चा करें तो गुजरात के तटीय भागों में एक तो काठियावाड़ प्रायद्वीप है, दिस वन इज काठियावाड़ पेनिनसुला, यहां गल्फ ऑफ कच्छ है, तो यहां रन ऑफ कच्छ भी है मित्रों। रन ऑफ कच्छ है मतलब कच्छ का दलदलीय मैदान है, और कच्छ के इस दलदलीय मैदान में यहां पर देखो मैंने स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई है, बल्कि इस लाइन को जिगजैग बनाया, कुछ ऐसा बनाया इस लाइन को। तो ये जो है यही क्रीक के पोर्शन है। तो सर क्रीक और कोरी क्रीक है। इस क्रीक क्षेत्र में बेसिकली पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैसों के भंडार या निक्षेप उपस्थित है। इसीलिए पाकिस्तान और भारत के मध्य आज ये क्षेत्र विवादों में रहता है। रियलिटी ये है कि ये क्षेत्र भारत का है। विशुद्ध रूप से हमारी राष्ट्रीयता ये कहती है, ये बात तो है ही, बिल्कुल ये बात मैं कह सकता हूं कि मेरी ये राष्ट्रीयता कहती है, इसलिए भी मैं भारत का भाग मानता हूं। पर दूसरी बात और भी है कि ये वास्तविकता से जियोलॉजिकली देखा जाए तो यह भारत का अंग है। डिवीजन के आधार पर देखा जाए तो यह भारत का अंग है, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। अगर बात भारत की आएगी तो उसे हर जगह अड़ंगे लगाने हैं, हर जगह लड़ाइयां पैदा करनी है। समझ रहे कि नहीं? आपने घर में कुछ एक बिगड़ैल बच्चों को देखा होगा, जैसे मान लो ये पेन है और ये पेन आपको मिल गई तो उसे ये बात फूटी आंख नहीं सुहाएगी। वह आपसे इस पेन के लिए आपसे जूझ मरेगा, मरेगा, आपसे इतना लड़ेगा कि ये पेन टूट जाए, खराब हो जाए, क्यों तोड़ने के लिए तैयार रहेगा कि आखिर जब ये पेन उसे नहीं मिल रही तो कम से कम आपको भी ना मिले।
उसका उद्देश्य ही रहता है कि मुझे मिले या ना मिले, ये पेन तुझे भी ना मिले, मैं इसलिए लड़ाई करूंगा। तो ऐसे ही पाकिस्तान है, वो जानता है कि सर क्रीक भारत का है और भारत क्यों छोड़ेगा, पर फिर भी लड़ाई इसलिए पैदा करता है कि आखिर मैं अगर चैन से ना रहूं तो तुझे भी चैन से नहीं रहने दूंगा, तुझे भी इसी तरह लड़ते भिड़ते ही स्थितियां पैदा करके रखूंगा। तो पाकिस्तान तो कुछ इस तरह का मित्र दोस्त है और इस तरह का पड़ोसी है, इसलिए इसमें विवाद कर रहा है। तो सर क्रीक और कोरी क्रीक बेसिकली किसका अंग है? खाड़ी का अंग है, जिन्हें हम निवेशिका के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? निवेशिका के नाम से जानते हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो सुंदरबन डेल्टा में दुर्गा दुआनी क्रीक है, और दुर्गा दुआनी क्रीक का नाम मैं इसलिए भी लेना चाहूंगा क्योंकि वर्तमान में इसमें इस दुर्गा दुआनी क्रीक में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन संबंधी एक संयंत्र लगाया गया, प्लांट लगाया गया है। टाइडल एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाएगा। ज्वार के समय आप जानते हैं कि जल की ऊंचाई बढ़ जाती है और भाटा के समय जल की गहराई बढ़ जाती है। तो ज्वार एवं भाटा में जल की ऊंचाई एवं गहराई में जो ये अंतराल प्राप्त होता है, इस अंतराल में जल का उपयोग कर जल से हाइड्रल पावर पैदा करना टाइडल एनर्जी का सोर्स कहलाता है। तो दुर्गा दुआनी क्रीक में टाइडल एनर्जी प्लांट लगाया गया है, इसीलिए इस क्रीक को भी नाम याद रखेंगे, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। ये सब के सब छोटी लघु निवेशिकाएं हैं जो कि खाड़ी का एक विशिष्ट रूप है, इसलिए इसका आंसर सी होना चाहिए। यस। कोई जल राशि चारों ओर से स्थल खंडों से घिरी हो एवं उसका संपर्क महासागरों से नहीं हो तो इसे क्या कहते हैं? ये तो एक्सप्लेन हो ही गया पीछे को, उसे झील कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, वेलांचली क्षेत्र लिटोरल जोन की बात करता है, और लिटोरल जोन किसकी कहां पर होता है? बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड। मैंने आपको बताया था कि अगर सागर तटों की बात की जाए, दिस वन सपोज हम इसकी बात करते हैं, ये पूरा का पूरा भाग जल में डूबा हुआ है, ये पूरा का पूरा भाग जल में डूबा हुआ है। तो जल राशियों की प्रकृति है कि इनमें ज्वार उत्पन्न होते हैं, और कभी तो उच्च ज्वार आते हैं और कभी निम्न ज्वार आते हैं। तो माना कि ये हाई टाइड लाइन है और ये लो टाइड लाइन है। लो टाइड के इस समय पर जल पीछे हटता हुआ यहां तक पहुंचता है, तो हाई टाइड के समय पर जल आगे बढ़ता हुआ यहां तक पहुंचता है। तो इन दोनों के बीच का ये जोन जो होता है, इसे ही लिटोरल जोन कहा जाता है। लिटोरल जोन कहा जाता है, जहां पर मैंने आपको सारी विशेषताएं बताई थी कि यह स्थलीय एवं जलीय पारितंत्र के बीच का संक्रमणशील क्षेत्र होता है, जहां पर दोनों के अभिलक्षण हैं, जहां पर दोनों के अभिलक्षण है। मैंने प्रॉपर वेन डायग्राम बनाते हुए आप सबको समझाया था। तो यहां पर कि स्थलीय वेलांचली क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यहां केवल स्थलीय नदियां अपना स्वच्छ जल विसर्जित करती हैं। ये केवल शब्द लगाना तो अभी समझ में नहीं आया, खैर आगे भी पढ़ते हैं। यहां मैंग्रोव वन पाया जाता है, ये तो सही है, बट यहां केवल स्थलीय नदियां स्वच्छ जल विसर्जित करती हैं, केवल शब्द गलत लग गया, क्योंकि यहां स्थलीय नदियां स्वच्छ जल तो विसर्जित करती ही हैं, लेकिन एक समय विशेष पर यहां सागर का लवणीय जल भी पाया जाता है। तो केवल की वजह से यह गड़बड़ हो गया। और मित्रों ध्यान रखना, पूरे सेंटेंस में अगर एक शब्द भी गड़बड़ है तो पूरा सेंटेंस गलत कहला जाएगा। जीवन में भी आपको यह बात अप्लाई रखनी चाहिए कि अगर आप गलत का साथ देते हो तो स्वयं भी गलत कहलाते हो। इसी तरह से क्लास में भी आपको याद रखना है कि अगर आप गलत साथ किसी गलत विद्यार्थी के साथ खड़े होते हो तो आप भी गलत होगे। खैर विद्यार्थी कभी गलत होता नहीं है, मेरी अपनी परिभाषा तो विद्यार्थियों को लेकर बहुत ही अलग होती है मित्रों। मैं तो ये जानता हूं कि मैं भी अभी कल तक विद्यार्थी ही रहा होऊंगा, और आज आप सभी विद्यार्थी हैं, और आप भी सभी जीवन की आकांक्षाएं पाले हुए यहां पर आए हैं और जीवन के उदात्त मानदंडों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप सब भी एक अच्छे विद्यार्थी हैं, कभी गलत हो ही नहीं सकते, लेकिन कई बार मानसिकता गलत बाजार के प्रकोपों के कारण से हो जाती है। तो गलत का साथ देने पर गलत ही परिणाम निकलता है। तो सबसे पहले बात ध्यान रखेंगे, ये केवल शब्द गलत हो गया तो पूरा सेंटेंस गलत है। तो पहली बात गलत है, दूसरी बात सही हो गई। तो इसमें से सही उत्तर का चयन करना है, तो केवल 2 सही है, इसलिए यहां आंसर ये होगा इसका। तो बी को यहां पर राइट आंसर, सॉरी इसमें से
इसमें से इसने दोनों को सही किया है लेकिन गलत है। इस प्रश्न का जवाब इसने गलत लिखा हुआ है, इसने गलत लिखा हुआ है। एग्जामिनर ने इस प्रश्न का जवाब गलत लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने समझाया ना कि केवल शब्द यहां पर गलत हो गया। एग्जामिनर जो है वो भी इतना ध्यान नहीं दे पाया कि विद्यार्थियों को सर ने किन बारीकियों के साथ पढ़ाया होगा। तो मित्रों, इसका जवाब विशुद्ध रूप से 2 सही है। पहला वाला केवल की वजह से गलत हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर आपका सी ना होकर ध्यान रखेंगे क्या होगा, बी होगा। और अब जो आपका आंसर सीट बनेगा, ध्यान रखिएगा, उसमें एग्जामिनर को हमने बी लिख दिया ना, एग्जामिनर को बी ही आंसर करना होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नैरेटिक जोन के बारे में अब आप आते हैं। मैंने आपको बताया था कि सी लेवल से 200 मीटर की गहराई तक का मंडल है नैरेटिक जोन। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इस मंडल तक सूर्य के प्रत्यक्ष किरणें नहीं पहुंचती है। नैरेटिक जोन कितने मीटर की गहराई तक का क्षेत्र है? 200 मीटर की गहराई तक का क्षेत्र है। 200 मीटर की गहराई तक का क्षेत्र होने की वजह से यह फोटिक जोन का अंग आता है, फोटिक जोन का अंग आता है, फोटिक जोन का अंग आता है। तो प्रत्यक्ष किरणें पहुंचती हैं, यहां जैव विविधता सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका भी दूसरा सही है और पहला इसका भी गलत है। इस संदर्भ में अगर सही उत्तर का चयन करना है तो इसका भी बी आंसर ही होगा कि केवल 2 सही। हां, एक बात और समझा दूं, जब आप संकल्पनात्मक रूप से सही होइए, कॉन्सेप्ट के रूप में सही होइए, तो किसी भी तरह के प्रश्न का जवाब कोई कुछ भी दे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरा कॉन्सेप्ट ठीक है तो मैं ठीक हूं, चाहे कोई कुछ भी बोलेगा, और आपको वहां पर अडिग रहना चाहिए कि नहीं, मैं सही हूं तो सही हूं। इस तरह में हमेशा आपके आंसर सही होते हैं। तो इसका तो खैर जवाब बी यहां इनने भी लिखा हुआ है, पर पीछे वाले प्रश्न के उदाहरण से मैंने ये बात बताई हुई है। तो नेक्स्ट, बेथिल जोन के बारे में यह लिखता है कि बेथिल जोन के संदर्भ में, बेथिल की हिंदी बेसिकली नितलस्थ मंडल भी होता है, पर कोई बात नहीं, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। चलते हैं बेथिल जोन के बारे में चलते हैं। यह मंडल गोताखोरी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। चल सकता है। यहां धुंधले प्रकाश में जीवित रहने वाले जीव जंतु पाए जाते हैं। सही है, बेथिल जोन में धुंधला प्रकाश है में रहने वाले जीव जंतु पाए जाते हैं, यह बात तो सही है। अब बात देखो, अब समझना है, अब बात समझना है। बेथिल और बेंथिक जोन को अगर पूरे अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाए तो बेथिल जोन गोताखोरी के लिए जाना भी जाता है। क्योंकि बेथिल जोन गोताखोरी क्यों है? क्योंकि बेथिल जोन तली का हिस्सा है। मैंने आपको चित्र बनाते हुए बताया था, फिर से याद करना आप। यहां पर मैंने कुछ इस तरह से चित्र बनाते हुए, सपोज दिस वन कुछ ऐसा हिस्सा था, फिर इधर सागरी पेटी का हिस्सा था। तो यहां पर मैंने दिखाया था कि जो ये पूरा का पूरा तली का हिस्सा है, दिस वन, ये पूरा का पूरा बेथिल जोन है, ये पूरा पूरा। लेकिन 200 मीटर से गहराई से लेकर, ध्यान करो आप सभी लगभग 4000 मीटर की गहराई तक के इस पोर्शन को बेंथिक जोन कहते हैं। तो जो बेथिल जोन है, तो बेथिल जोन तो यहां पर भी है, तो इस संदर्भ में यहां पर गोताखोरी भी की जाएगी। और यहां पर ध्यान रखें, यहां पर प्रकाश भी है और धुंधला प्रकाश भी है, तो यह भी बात सही हो जाएगी अगर बेथिल जोन की बात की गई। लेकिन जब बेंथिक जोन की बात करेंगे तो बेंथिक जोन के बारे में मित्रों क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखो समझना, बेंथिक जोन की गहराई 200 मीटर से अधिक पाई गई। गोताखोरी इतनी गहराई तक थोड़ी की जाती है। आप में से कई बच्चे होंगे जिन्होंने स्नॉर्कलिंग भी किया होगा और स्कूबा डाइविंग भी किया होगा। अगर आपने ये दोनों किया तो आपने देखा होगा कि स्कूबा डाइविंग में इतना 200 मीटर की गहराई तक हम थोड़ी जाते हैं। मुश्किल से 20, 30, 40 मीटर की गहराई तक, 50, 60, 70 मीटर की गहराई तक, जहां तक प्रवाल भित्तियों की गहराई पाई जाती है।
केवल इतनी गहराई तक के हिस्से को ही हम कवर करते हैं, इससे ज्यादा गहराई के हिस्से को हम कवर नहीं करते हैं। तो इसलिए गोताखोरी इस गहराई तक नहीं होती है। तो पहली बात इस संदर्भ में क्या हो जाएगी, यहां पर गलत हो जाएगी, दूसरी बात सही हो जाएगी। तो इसका आंसर अब इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न के पढ़ने के बाद जो चरित्र इसका लगता है तो वो बेंथिक जोन के बारे में लगता है। और अगर बेंथिक जोन के बारे में प्रश्न है तो इसका दूसरा सही है, पहला गलत है। सही उत्तर का चयन करना है तो आपको केवल 2 का चयन करना होगा और आंसर किसको निकालना होगा, बी को निकालना होगा। आंसर इसमें से बी को निकालना होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। एबिशल जोन, वितलीय मंडल जिसे कहते हैं, के संबंध में निम्नलिखित जो बातें हैं उनको चेक करना है। निम्नलिखित जो बातें हैं इनको चेक करना है। एबिशल जोन में ध्यान रखना, औसत गहराई 4000 मीटर की होती है। 4000 मीटर से लगभग 6000 मीटर की औसत गहराई वाला मंडल जिसमें सागरीय वितलीय मैदान की प्राप्ति होती है। तो एबिशल जोन के बारे में कहता है कि यह एफोटिक जोन का भाग है, बिल्कुल एफोटिक जोन का भाग है। यहां सूर्य की किरणें अनुपस्थित हैं, यह पूरी तरह से डार्क लाइट जोन है। यहां केवल सूक्ष्म संश्लेषी नहीं, यहां पर रासायनिक शब्द होना चाहिए। सूक्ष्म रासायनिक संश्लेषी बैक्टीरिया आदि पाए जाते हैं। तो दोनों की दोनों बातें सही लिखी हुई हैं, दोनों बातें सही लिखी हुई हैं। क्योंकि सही बात पूछ रहा है तो यहां पर सी को आंसर करेंगे। दोनों की दोनों बातें सही, सी आंसर आपका राइट होगा। तो नेक्स्ट है हेडल पैलेजिक मंडल के संदर्भ में। अब हेडल पैलेजिक को मैंने बताया था कि जो खुला सागरीय जल क्षेत्र है इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे पैलेजिक जोन कहते हैं। पैलेजिक जोन कहते हैं, याद कर पा रहे होंगे आप। ये पैलेजिक जोन है। गहराई के आधार पर ईओ पैलेजिक, मेसो पैलेजिक, बैथी पैलेजिक, एबिसो पैलेजिक एंड फिर हेडल पैलेजिक, ऐसा करके मैंने बताया था। सबसे गहराई पे लगभग 6000 मीटर या इससे अधिक गहराई पर। तो क्या लिखता है, यह महासागरीय तल का भाग है, बिल्कुल महासागरीय तली आती है इसमें। मारियाना गर्त हेडल पैलेजिक मंडल में अवस्थित है। मारियाना क्या जितने भी ट्रेंच हैं ये सभी के सभी इसमें अवस्थित हैं। हाँ, अब तली के भाग में यहां ये जरूर है कि जो ऊपरी तली होगी इसमें 2 बातें आती हैं। अगर 4000 मीटर से ऊपर की तली का हिस्सा है तो इसका भाग नहीं होगा। बट अगर 4000 मीटर से नीचे का मंडल है तो तली का भाग होगा। तो निश्चित रूप से है, क्योंकि तली लिख दिया तो तली तो 4000 मीटर के नीचे भी पाई जाएगी ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं पाई जाएगी। तो इसमें से पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया। एक बार मुझे क्वेश्चन बनाने वाले से एक बार इस बार बात करनी पड़ेगी, ये थोड़ी प्रश्नों के प्रारूप को अच्छे से चेक करके अच्छे से इसको बनाया करें। पर मैं बताता हूं, ठीक है ना। तो ये इसमें दोनों की दोनों बातें फिर से मित्रों सही हो जाएंगी, इसलिए इसमें भी सही उत्तर का चयन करना है, सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है ना। ये जो पहला प्रश्न है, सही बात तो यह है कि आधा सही है आधा गलत है। बट इसमें कुछ भी बात गलत लिखी नहीं है। जब कुछ भी बात गलत लिखी नहीं है तो इसे हमेशा इस दशा में सही ही माना जाता है। तो जब दोनों की दोनों बातें सही हो गई तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, अब सी हो जाएगा, इस दशा में सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एपी पैलेजिक जोन की गहराई, गलत कर दिया। एपी पैलेजिक जोन की गहराई मैंने आपसे बताया था कि 200 मीटर की होती है। तो नेक्स्ट, मेसो पैलेजिक जोन की गहराई, फिर से इसने गलत कर दिया। इसकी गहराई 1000 मीटर की होती है, 1000 मीटर की। सब कुछ मैंने लिखाया हुआ है आपको मित्रों, कहीं गलती होने का प्रश्न ही नहीं है। तो पहली बात भी गलत हो गई, दूसरी बात भी गलत हो गई। तो इसमें से क्या है, जवाब देना कि सही कौन से हैं। तो ना पहला सही है ना दूसरा सही है, तो आंसर हो गया आपका डी। इसमें से डी आंसर होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आंतरिक जल, इंटरनल वाटर की बात करता है।
सबसे पहले आपको मैंने शोर लाइन एंड बेस लाइन बताया था, तो मैंने यह भी समझाया था कि जो इंटरनल वाटर होता है वह बेस लाइन और शोर लाइन के मध्य का क्षेत्र जल क्षेत्र होता है, जिसमें सागरीय लैगून झीलें आती हैं, बैक वाटर लेक्स आते हैं, एस्चुरीज आती हैं, मतलब जिसको ज्वर नद मुख कहते हैं या नदियों के मुहाने आते हैं, ये सब सभी के सभी आते हैं। तो आंतरिक जल आधार रेखा एवं तट रेखा के मध्य उपस्थित एक सागरीय जल क्षेत्र है, बिल्कुल ठीक है। और क्षेत्रीय जल, अब टेरिटोरियल वाटर की बात करता है, क्षेत्रीय जल क्षेत्र को राष्ट्रीय संप्रभुता का अंग माना जाता है। यह सोवरेन क्षेत्र है जिसमें राष्ट्र का पूर्ण अधिकार होता है, कोई दूसरा विदेशी राष्ट्र इस पर किसी भी प्रकार का मालिकाना हक साबित नहीं कर सकता जब तक कि उसकी सीमाएं भी इसके साथ इंटरसेक्ट ना कर रही हों। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं, चूंकि सही कथन ही सुनना है इसलिए इसमें से भी सी जवाब सही होगा, पहला भी सही और दूसरा भी सही, तो सी आंसर आपका इसमें से भी सही जाएगा। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हां, एक बात और ध्यान रखना, जब प्रश्न कथन के रूप में दिया हो या कारण कथन के रूप में दिया हो तो हमेशा प्रश्न के सारे कथनों को बारीकी से पढ़ना चाहिए। जब आपसे ऑप्शन के रूप में दिया होता तब आपके लिए सरल हो जाता है, पर कारण और कथन के रूप में या कथन के रूप में दिए हुए प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो आंतरिक जल क्षेत्र में राष्ट्रीय बंदरगाहों की स्थापना की जाती है, बिल्कुल राष्ट्रीय होते हैं या राज्य स्तरीय होते हैं या स्थानीय होते हैं। तो जो इंटरनल वाटर जोन होता है वहीं पर बंदरगाहों की स्थापना की जाती है, वहीं पर बंदरगाह अवस्थित होते हैं। यह प्राकृतिक प्रकोपों से यहां पर रहते हुए मुक्त रहते हैं, इसलिए इनकी स्थापना के लिए यह सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। तो दूसरा बिंदु है क्षेत्रीय जल क्षेत्र एवं समीपवर्ती जल क्षेत्र दोनों को सम्मिलित रूप से हॉट परसुएट जोन के रूप में जाना जाता है। बेसिकली सम्मिलित रूप से कह तो सकते हैं, बट मूल रूप से अगर आप जानना चाहेंगे तो हॉट परसुएट जोन जो कॉन्टिगुअस वाटर जोन होता है, याद करो मैंने आपको लिखाया है कि कॉन्टिगुअस वाटर जोन में जो हमारी कोस्ट गार्ड आर्मी होती है या नेवल फोर्स होती है वह अपने टेरिटोरियल वाटर जोन में रहेगी और टेरिटोरियल वाटर जोन में रहते हुए आगे का जो 12 नॉटिकल माइल दूरी का क्षेत्र है, मतलब कुल 24 नॉटिकल माइल दूरी का क्षेत्र, वहां तक निरंतर निगरानी रखती है। कहीं भी किसी भी विदेशी जहाज को अगर ये देखती है तो विदेशी जहाज को देखते ही तुरंत उसका पीछा करती है, तुरंत इसका पीछा करती है और पीछा करते हुए उससे पूरी तरह की सारी जानकारियां एकत्रित करती है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्यों ऐसा है, ये तमाम प्रकार की बातें करती है ना। और जरूरत पड़ने पर अगर कहीं किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरा महसूस हुआ तो उस जहाज को या पनडुब्बी को उड़ाने का अधिकार भी होता है, समाप्त करने का अधिकार भी होता है। तो बेसिकली ये घटना हॉट परसुएट जोन की है। तो दूसरे तरफ जहां टेरिटोरियल वाटर जोन की बात आती है तो टेरिटोरियल वाटर जोन में आप याद करो मैंने राइट टू इनोसेंट पासेस की बात की थी, निर्दोष पारगमन के अधिकार की बात की थी और निर्दोष पारगमन के अधिकार के संदर्भ में यह बताया था कि यहां पर कोई भी जहाज तभी पहुंच सकता है जब उसके उद्देश्य कौन कौन से निहित हों। तो ध्यान से समझना, बेसिकली जो ये घटना है हॉट परसुएट जोन की, यह हॉट परसुएट जोन की घटना मूल रूप से एक बात याद रखना कि यह टेरिटोरियल वाटर जोन की ना होकर हॉट परसुएट जोन की घटना कॉन्टिगुअस वाटर जोन की है, जो बात मैंने आपको लिखाई हुई है। इसीलिए यह बात आधी सत्य और आधी असत्य हो गई। दोनों की इस दशा में अगर मैंने कहा ना कि थोड़ी सी भी गलत का साथ दिया तो आप भी गलत हो जाते हो। तो पहला तो पूर्णतः सही है पर दूसरा अर्ध सत्य है और अर्ध सत्य को यहां कोई स्थान नहीं दिया जाएगा, इसीलिए केवल इसका पहला जवाब है, दूसरा जवाब गलत जवाब के रूप में आ गया, इसीलिए आंसर आपको इसमें ए के रूप में करना है। तो नेक्स्ट, दो सूचियां हैं, इनका मिलान करना है। जब भी सूचियां होती मित्रों बहुत सरल होता है। किसी भी एग्जाम का सबसे सरल प्रश्न इस रूप में होता है,
जब मैच द कॉलम को दिया जाता है, सबसे सरल। इसमें से एक दो जवाब भी अगर सही हैं तो आपका जवाब सही ही आएगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। एक दो जवाब सही कर दो तो आपका जवाब सही ही आएगा, इस बात का ख्याल रखना है। देखो इधर की ओर जो मैंने जियोपॉलिटिकल डिविजन्स बताए थे तो उन डिविजन्स के नाम हैं, और इधर की ओर उनकी दूरियां हैं। तो यहां सबसे पहला है क्षेत्रीय जलमंडल, टेरिटोरियल वाटर जोन। मैंने बताया था 12 नॉटिकल माइल का क्षेत्र, तो दिस वन ये हो गया। फिर कॉन्टिगुअस वाटर जोन, समीपवर्ती जलमंडल, मैंने बताया था 24 नॉटिकल माइल दूरी का क्षेत्र हो जाएगा। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, 200 नॉटिकल माइल दूरी का क्षेत्र। फिर ओपन सी, 200 नॉटिकल माइल दूरी के क्षेत्र के आगे का भाग सारा का सारा ओपन सी है या हाई सी है, हाई सी है, इस तरह से। अब मैंने यहां पर इसे मिला दिया, मैच कर दिया। अब इसके आधार पर यहां से आंसर देख लो। मैंने इसे क्रॉस लाइंस के माध्यम से मिला दिया है, अब इसके आधार पर यहां से देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, पर सबसे सरल होता है। इसमें अमूमन अगर एक दो का भी जवाब आपको सही पता है तो फिर चारों जवाब सही होने के चांसेस होते हैं। हाँ, थोड़ा यूपीएससी जरूर इतना ट्रिकी कर देता है कि बहुत जल्दी जवाब निकालना सरल तो नहीं होता, इसीलिए जब भी यूपीएससी में प्रश्न पढ़ें तो इनके भी जवाबों को, इनके भी प्रश्नों को ठीक प्रकार से सभी के सभी को हल करेंगे, तब जाकर जवाब देंगे। ठीक है, आंसर उसका आप निकाल देंगे स्वयं। निम्नलिखित में से किन आधारों पर विदेशी राष्ट्रों के जलयानों या पनडुब्बियों को निर्दोष पारगमन के अधिकार के तहत संबंधित राष्ट्र के क्षेत्रीय जलमंडल में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती? पीछे मैंने अभी निर्दोष पारगमन के अधिकार की बात की, और ये लो यहां पर एग्जामिनर ने आपसे प्रश्न भी बना दिया। व्यापार के उद्देश्य से बिल्कुल, ईंधन पुनर्भरण के उद्देश्य से बिल्कुल, समुद्री संसाधनों के खनन के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपको सबसे पहला तो बात यह आती है कि अगर आप टेरिटोरियल वाटर जोन में ऐसा काम करना चाहते हो तो आपका उस संबंधित राष्ट्र के साथ द्विपक्षीय समझौता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, वियतनाम का एक द्वीप था दक्षिण चीन सागर में। इस द्वीप के तटीय क्षेत्रों में पेट्रोलियम भंडार पाए जाने की संभावना थी। चीन क्या कहता है कि भारत को उस द्वीप के आसपास किसी भी प्रकार का अन्वेषण कार्य नहीं करना चाहिए। भारत क्या कहता है कि वह द्वीप वियतनाम का है और वियतनाम के साथ मेरा इस संदर्भ में द्विपक्षीय समझौता है, इसलिए चीन को विरोध नहीं करना चाहिए। चीन का विरोध गलत है और भारत एक नहीं माना। वियतनाम के साथ आज भी भारत की ओएनजीसी नामक संस्था पेट्रोलियम के खोज कार्य में वहां पर लगी हुई है। तो इस प्रकार से इस बात को ध्यान रखना, इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि समुद्री संसाधनों के उत्खनन का अधिकार आपको, रियलिटी यह है कि निर्दोष पारगमन में नहीं मिला होता। जलयानों में आई खामियों को ठीक कराने के उद्देश्य से यह है, तो पहला, दूसरा और चौथा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, कहीं है ऐसा क्या? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये आंसर है। ओके, तो डी आंसर करेंगे। नेक्स्ट आंसर डी होगा। और डी आंसर के बाद अब आगे आते हैं निर्दोष पारगमन के अधिकार। अब ये उसी से संबंधित दूसरा प्रश्न हो गया। पनडुब्बियों को ऊपर लाना होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त अनुमति पत्र को प्रस्तुत करना होगा, जलयानों एवं पनडुब्बियों में राष्ट्रीय झंडे सबसे ऊपर लाने होंगे, जिस देश की जलीय सीमा में प्रवेश कर रहे हैं उस देश के सैनिकों द्वारा मांगी गई हर जानकारी उपलब्ध कराना होगा। सभी के सभी जवाब में से इसमें से क्या पूछ रहा है कि निर्दोष पारगमन के अधिकार के तहत किसी देश की संप्रभु सीमा में प्रवेश से पूर्व निम्नलिखित में से किन शर्तों का पालन करना होगा? पहला तो शर्त सही है, दूसरा शर्त बेसिकली संयुक्त राष्ट्र संघ इसके लिए कोई अनुमति पत्र ऐसे जारी नहीं करता है, तो दूसरा गलत भी रख सकते हैं, पर कोई बात नहीं। तीसरा और चौथा भी सही। देखो, पहला तो पूरी तरह सही है, तीसरा पूरी तरह सही है, चौथा पूरी तरह सही है। ठीक है, अब दूसरे के बारे में
जरूरी नहीं है कि अगर कोई भी राष्ट्र का जहाज किसी दूसरे राष्ट्र की सीमा में प्रवेश करना चाहता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसे अनुमति पत्र प्रस्तुत करता हो। तो इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है और ना इसे जारी करने की बात आती। तो इस दशा में 134 ही जवाब सही हो जाएंगे। तो 134 जवाब यहां सही है, इसलिए इसका आंसर सी के रूप में करेंगे। तो सी इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सूचियां मिलाने के लिए एपीपेलाजिक, मेसोपेलाजिक, बैथोपेलाजिक छोड़ देता हूं, डिस्कस करा चुका हूं, इसका जवाब आपको सही आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद वेलांचली मंडल, नेरेटिक मंडल, इसके लिए भी डिस्कस हो चुका है, इस प्रश्न को भी छोड़ देता हूं, इसका भी जवाब आपके पास सही होना चाहिए, करवा चुका डिस्कस। निम्न में से किस मंडल में अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के नियम लागू होते हैं? हाई सी क्षेत्र में, खुला सागरीय जल क्षेत्र जो है, यहां पर इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटीज का नियम लागू होता है। कुछ भी करने से पहले आपको इसकी अनुमति लेनी होगी, तब जाकर आप कार्य कर सकते हैं। ईईजेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहां संबंधित राष्ट्र को आर्थिक एवं पर्यावरणीय सुरक्षा का अधिकार प्राप्त होता है, बिल्कुल ठीक है। यहां संबंधित राष्ट्र समुद्री केबल, पाइपलाइन आदि बिछा सकते हैं। संबंधित राष्ट्र तो बिछा भी सकते हैं और भी राष्ट्र बिछा सकते हैं। यहां पर इसकी अनुमति दूसरे राष्ट्रों को भी मिली होती है। दोनों की दोनों बातें सही हैं, इसलिए इसका भी जवाब सी सही होगा। तो नेक्स्ट है, समीपवर्ती जलमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसकी निगरानी संबंधित राष्ट्र के नौसेना द्वारा की जाती है। किसी विदेशी राष्ट्र के जलयानों या पनडुब्बियों के प्रवेश से संबंधित राष्ट्र रोक सकता है, पर कब रोक सकता है? जब उसे किसी भी प्रकार की आशंका होती है, तभी तो इसे हम हॉट परसुएट जोन कहते हैं। इस पर भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। विस्तृत तो है, पर गहरा कैसे कहें? हाँ चलो ठीक है, एक बार चल सकता है, क्योंकि दुनिया की सबसे गहरी खाइयां इसमें पाई जाती हैं, तो चलो चलेगा। प्रशांत महासागर का महाद्वीपीय निमग्न तट ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तथा एशिया के पूर्वी तट के साथ विस्तृत है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ बिल्कुल विस्तृत है, जहां पर कोरल रीफ्स पाई जाती हैं, तथा एशिया के पूर्वी तट के साथ भी विस्तृत है, जहां पर विभिन्न प्रकार के द्वीप समूह पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट है, जलमग्न कैनियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार करिए। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक कैनियन की संख्या है, बिल्कुल सही है, यहां पर कैनियंस की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। सामान्यतः समुद्र में इनकी गहराई 800 मीटर की होती है। ऐसा तो फिक्स नहीं है, बट लगभग देखा जाए तो 1000 मीटर के आसपास तक इनकी गहराई प्राप्त होती है। अब इसमें से ये जो प्रश्न दिया हुआ है, ये प्रश्न बेसिकली आपके कैचमेंट का था भी और नहीं था, पर इसे अभी छोड़ देते हैं। निक्षेपों की जहां बात करेंगे तो सागरीय निक्षेपों में आएंगे, तब बात करेंगे। इस प्रश्न को छोड़ दो। महासागरीय निक्षेपों को कितने आधारों पर बांटा जाता है? नहीं पढ़ाया गया। आप इसमें से लिख देंगे कि इसे नहीं पढ़ाया गया। पढ़ाया जाएगा तो अब आप निक्षेपों को जवाब आगे देंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 48 आपको अभी रिसेंटली ठीक से नहीं पढ़ाया गया। इसका टॉपिक आएगा सागरीय निक्षेप का, तब पढ़ेंगे आप। और फिर लास्ट मित्रों इसमें प्रश्न आता है कि सर्वाधिक चौड़े मग्न तट अरब सागर में एवं बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। महाद्वीपीय मग्न तटों पर सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक चौड़ा मग्न तट यहां भारत के संदर्भ में तो दिया नहीं है। मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक चौड़ा मग्न तट 60 से 70 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के बीच पाया जाता है, ना कि यहां। हां, भारत के संदर्भ में कहेंगे तो अरब सागर का मग्न तट बंगाल खाड़ी की तुलना में अधिक चौड़ा है, इसलिए पहली बात गलत हो गई, पर दूसरी बात सही है। जब दूसरी बात सही है तो इसका आंसर इसने तो दोनों को सही कर दिया है कि सर्वाधिक चौड़ा मग्न तट अरब सागर में एवं बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। नहीं मित्रों, पूरी तरह से गलत है। कहीं किसी तरह की आशंका में ही नहीं रहना, पूरी तरह से गलत है। तो महाद्वीपीय मग्न तटों पर सर्वाधिक विविधता पाई जाती है, बिल्कुल सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। सही केवल यह है
पहला वाला गलत है तो आंसर आपको इसका भी बी करना है। ये लो, मैं इसे काट कर यहां पर लिख देता हूं बी, और इसके साथ ही आपका ये डिस्कशन समाप्त होता है मित्रों, डिस्कशन समाप्त होता है। तो ये है डिस्कशन। नेक्स्ट मंडे से जिस दिन डिस्कशन रहेगा, क्लास की टाइमिंग हम अलग से बढ़ा देंगे 20 से 25 मिनट का, और टाइमिंग बढ़ाकर ये डिस्कशन किया करेंगे ताकि अपनी क्लास बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। हालांकि मैंने बाकी शिक्षकों से भी पूछा है कि डिस्कशन में क्या करते हो आप लोग, तो उन्होंने बताया था कि 5-10 मिनट में हम तो डिस्कस करा देते हैं, लेकिन ऐसा डिस्कशन किसी काम का नहीं होता और मेरे बस का नहीं है, मेरे बस का नहीं है। मैं संकल्प बैच में भी डिस्कशन कराता हूं, तो उसमें प्रॉपरली 15-20 मिनट का टाइम बच्चों से लेता ही हूं, और उस 15-20 मिनट का टाइम लेकर ही सारी चीजें ठीक प्रकार से डिस्कस कराता हूं। लेकिन अगली बार से टाइम बढ़ा दिया करेंगे ताकि आपको पढ़ाई का भी नुकसान ना हो, और ये भी चीजें जो क्लास में चल रही हैं, संस्था के द्वारा आप लोगों को उपलब्ध कराई गई हैं, ये भी साथ साथ में चलती रहें। ठीक है, धन्यवाद मित्रों। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, अब हम लोग किस पे आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक की शुरुआत कुछ यहां से थी, ध्यान करो कि हम लोग लवणता में थे। कहां थे हम लोग? लवणता में थे, सालिनिटी में थे। तो सबसे पहली परिभाषा आती है कि आखिर व्हाट इज सालिनिटी, लवणता क्या है। तो मित्रों जवाब इसके, मुझे पता है कि अगर मैं स्क्रीन ऑन करके आपसे पूछता तो इसमें से आप में से सभी के सभी बच्चों के पास जवाब होता। ऐसा एक भी विद्यार्थी नहीं होगा जिसके पास इसका जवाब ना हो कि लवणता क्या है। तो बेसिकली आप ये सब जानते हैं कि जल, पानी की अगर बात करें तो पानी की एक प्रकृति है, एक नेचर है, स्वभाव है कि जो भी घुलनशील पदार्थ है वो इसको अवश्य अपने आप में घोल लेता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसमें पेन को डाल दूंगा तो ये इसको भी घोल देगा, मैं अपने गाड़ी की चाबी को डाल दूंगा तो मेरे गाड़ी की इस चाबी को भी ये घोल देगा, ऐसा नहीं है। मैं अपने मोबाइल फोन को इसमें डाल दूंगा तो इसको भी घोल देगा। पर यहीं पास में अगर चीनी रखी है और 2 चम्मच चीनी को डाल दूंगा तो घोल देगा, नमक को डाल दूंगा तो घोल कर अपने अंदर समाहित कर लेगा। मतलब तमाम प्रकार के वह पदार्थ जो घुलनशील हैं, तो जल की प्रकृति होती है, क्योंकि जल एक सार्वभौम घोलक होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। यह अपने अंदर उन तमाम घुलनशील पदार्थों को घोल कर रख लेता है। तो ठीक इसी प्रकार से सागरीय जल राशियां भी दोस्तों सार्वभौम जल घोलक हैं। सार्वभौम का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब जिसमें अब कोई त्रुटि ना निकाली जा सके। जल की प्रकृति है, मतलब है कि घुलनशील पदार्थ होगा तो इसे अगर आप उसमें घोलेंगे तो ये घोल लेगा। तो ठीक इसी प्रकार से सागरीय जल राशियों ने अपने चरित्र या अपने प्रकृति के आधार पर धरातल में प्राप्त होने वाले वह समस्त ठोस पदार्थ जो घुलित हो सकते थे, वह समस्त ठोस पदार्थ जो घुलित हो सकते थे, जल में घुल सकते थे, उनको घोलकर अपने अंदर समाहित कर लिया। अपने अंदर क्या कर लिया? समाहित कर लिया। और उन घुले हुए जो ठोस पदार्थों की मात्रा होती है उसे ही लवणता कहते हैं। आमतौर पर जैसे ही बच्चों से पूछा जाए कि सागरीय जल की लवणता क्या है, तो तुरंत बताते हैं कि सागरीय जल में घुले हुए लवणों की मात्रा ही लवणता है। क्या कहते हैं? सागरीय जल में घुले हुए लवणों की मात्रा ही लवणता है। बट यह परिभाषा दोस्तों बड़ी छिछली हो जाती है, बड़ी उथली परिभाषा हो जाती। ऐसी परिभाषा नहीं देनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय महासागरीय कांग्रेस ने इसकी एक सर्वोत्तम परिभाषा दी 1902 में। अंतरराष्ट्रीय महासागरीय कांग्रेस, इंटरनेशनल ओशन कांग्रेस ने इसकी जो परिभाषा दी, आज मैं वही परिभाषा आपको देना चाहता हूं। हालांकि यह बात भी सही, उसके आधे पक्ष को मैं खा जाऊंगा,
आधे पक्ष की चर्चा मैं ऑप्शनल की कक्षा में करूंगा, लेकिन आधा पक्ष जो आपके लिए जरूरी है उसकी चर्चा मैं यहां पर करूंगा। तो उसने क्या कहा है कि महासागरीय जलराशियों में घुलित कुल ठोस पदार्थों की मात्रा को ही, घुलित कुल ठोस पदार्थों की मात्रा, ऐसा ठोस पदार्थ जो घुलनशील है और जल में घुला हुआ है, उसी ठोस पदार्थ की मात्रा को ही हम क्या कहते हैं? लवणता कहते हैं। चाहे वह सल्फर या सल्फेट आयन के रूप में हो, चाहे वह कैल्शियम या कैल्शियम से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के आयन के रूप में हो, या रसायन के रूप में हो, या सोडियम के रसायन के रूप में हो, सभी के सभी प्रकार के तत्व समझना जो जल में घुल सकते थे और जल में घुलित दशा में पाए जाते हैं। दो शब्द मैंने उपयोग किया, घुल सकते थे और जल में घुलित दशा में पाए जाते हैं, उन्हीं पदार्थों की कुल मात्रा को ही लवणता कहा जाता है। उन्हीं पदार्थों को क्या कहा जाता है? लवणता कहा जाता है। पहली बात तो यह है, ध्यान से ये रखना कि उन्हें क्या कहेंगे? लवणता। अब दूसरी बात यह भी है, मैंने जैसे ही पूछा कुछ बच्चों से कभी ऑफलाइन कक्षाओं के दौरान कि आखिर लवणता क्या है, तो लवणता जैसे हमने पूछा तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि सागरीय जल में लवणता इतनी पाई जाती है, इसका मापन ऐसे किया जाता है। यह तौर तरीका भी गलत है। बेसिकली आपसे अगर पूछा गया कि आप अपना नाम बताइए, तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप सीधे अपना नाम बताएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आप अपने पिताजी का नाम बताएंगे, अपने गांव का नाम बताएंगे, अपने जिले का नाम बताएंगे, फिर जाकर अपना नाम बताइए। वो भी प्रक्रिया गलत है। आपसे सीधे पूछा गया कि आप अपना नाम बताइए, तो आपको नाम बताना होगा। ठीक इसी तरह से अगर लवणता की परिभाषा पूछी गई तो आपको केवल परिभाषा बतानी होगी, फिर उसके बाद जो बात आपको जोड़नी है तो जोड़ना होगा, उसके बाद जो बात जोड़नी है वही जोड़ना होगा। तो सभी के सभी लोग लवणता की परिभाषा सबसे पहले लिखेंगे। लिखें, शुरू करेंगे यहां से कि लिखें महासागरीय जलराशियां, महासागरीय जलराशियां अपने उत्पत्ति कालखंड से लेकर, अपने उत्पत्ति कालखंड से लेकर वर्तमान तक सार्वभौम घोलक रही हैं। सार्वभौम घोलक रही हैं। सार्वभौम घोलक, घोलक मतलब जो घोल लेती हैं, घोलक रही हैं। पूर्ण विराम लगाएं, पूर्ण विराम लगाएं। फिर लिखेंगे अब परिभाषा। इसलिए धरातल में पाए जाने वाले, धरातल में पाए जाने वाले विभिन्न घुलनशील पदार्थ, विभिन्न घुलनशील पदार्थ, घुलनशील पदार्थ जलराशियों में घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। यह इंट्रोडक्शन हो गया। घुलित अवस्था में पाए जाते हैं, घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। पूर्ण विराम लगाएं और अब परिभाषा आएगी। परिभाषा लिखें कि अंतरराष्ट्रीय महासागरीय कांग्रेस, अंतरराष्ट्रीय महासागरीय कांग्रेस की परिभाषा के अनुसार
की परिभाषा के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में, कि सागरीय जलराशियों में, सागरीय जलराशियों में, जलराशियों में घुले हुए, सागरीय जलराशियों में घुले हुए कुल ठोस पदार्थों की, कुल ठोस पदार्थों की मात्रा को ही लवणता कहा जाता है। लवणता कहा जाता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो, लिखो जिसका मापन ग्राम प्रति हजार, ऐसा लिखेंगे, ग्राम प्रति हजार में किया जाता है। किसमें मापन किया जाता है? ग्राम प्रति हजार में किया जाता है, जिसका अर्थ है 1000 ग्राम जल, 1000 ग्राम जल में घुले लवणों की मात्रा ग्राम में, 1000 ग्राम जल में। अब 1000 ग्राम जल का मतलब क्या हो गया? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम। अब आप बोलोगे सर जल का मापन तो बेसिकली लीटर में किया जाता है, किलोग्राम में तो नहीं किया जाता। सत्य हो, आप सभी सत्य हो, लेकिन लवणता मापन के क्रम में जल को लीटर में मापा नहीं जाता, बल्कि भार में माप लिया जाता है कि 1 किलोग्राम जल को एक भार के रूप में ले लिया और अब उसको सुखाया। उसकी अपनी एक विधि होती है। अब उसको सुखाया और सुखाने पर शुद्ध जल वाष्पित हो गया, जो उसमें लवण तत्व थे वह निक्षेप के रूप में प्राप्त हुए और उनका हमने भार ले लिया कि कितना भार प्राप्त होता है। तो 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम जल में ये लवण पदार्थों की मात्रा जितने ग्राम प्राप्त होती है उसी को हम इकाई के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं? ग्राम प्रति हजार में करते हैं। ये जो पहला ग्राम बताता है यह लवण की मात्रा को बताता है, और ये जो प्रति हजार बताता है यह जल की मात्रा को बताता है कि 1 ग्राम लवणता 1 किलोग्राम जल में है या 100 ग्राम लवणता 1 किलोग्राम जल में है। कुछ इस तरह से ये चीज इसमें बताई जाती है। तो इसका मापन ग्राम प्रति हजार में किया जाता है, जिसका अर्थ है, आगे आपने लिखा है कि 1000 ग्राम जल में घुले लवणों की मात्रा ग्राम में। ठीक है ना? अभी सागरों की कुल लवणता कितनी है मैंने नहीं बताया, ये वितरण में बताएंगे और वितरण में लिखाएंगे। तो पूर्ण विराम लगाते हुए लिखें कि लवणता मापन सैलिनोमीटर नामक यंत्र से किया जाता है। सैलिनोमीटर नामक यंत्र से किया जाता है। पूर्ण विराम। अब देखो इसमें हमने जो आपका जो पहला पैराग्राफ मैंने लिखाया, ये पहला पैराग्राफ केवल डेफिनेशन का नहीं है। अगर आपको केवल डेफिनेशन लिखनी होगी तो आपको क्या करना होगा? सीधे यहां से बात उठाना है कि सागरीय जल में घुले हुए कुल ठोस पदार्थों की मात्रा को लवणता कहते हैं। फुल स्टॉप लग गया। यह आपकी परिभाषा हो गई, लेकिन इसकी प्रस्तावना क्या है कि सागरीय जलराशियां सार्वभौम घोलक हैं।
सागरीय जल राशियां सार्वभौम घोलक है। इसका मतलब कि जो भी घुलनशील पदार्थ होगा उसे अपने अंदर समाहित कर लेंगी। तो ये प्रस्तावना हो गई। तब फिर इसी पैराग्राफ में तीसरी बात क्या जुड़ती है कि ठीक है, लवणता घुले हुए ठोस पदार्थों की मात्रा हो गई, लेकिन इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, इसका मापन कैसे करेंगे? तो इसका प्रदर्शन ग्राम प्रति हजार में करते हैं, और जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं मापन के लिए उसे क्या कहा जाता है? सेलिनोमीटर कहा जाता है। तो तीन तीन बातें एक पैराग्राफ में आपने संजोई है, जो कि पूरे के पूरे इस चैप्टर को आगे की दिशा प्रदान कर रही हैं। आगे की क्या प्रदान कर रही हैं? दिशा प्रदान कर रही हैं। क्लियर हो गई पहली बात? तो पहला पैराग्राफ आपका यहां से फिनिश होता है। अब दूसरे पैराग्राफ की ओर बढ़ना है। दूसरे पैराग्राफ की ओर बढ़ना है तो लिखें, हेडिंग देंगे लवणों की मात्रा। सागरीय जल में घुले हुए लवण पदार्थों की मात्रा कितनी पाई जाती है, अब आपको यह प्रदर्शित करना है, यह प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो कुछ जो बेसिक महत्वपूर्ण लवण हैं उनके लिए आपको एक टेबल बना के दे देते हैं, एक चार्ट बना के दे देते हैं। पुस्तकों ने जो दिया है बेसिकली जॉन मरे महोदय एक बार चैलेंजर अभियान पर निकलते हैं। चैलेंजर नामक शिप थी और उस शिप पर निकलते हैं महासागर की लवणता के संदर्भ में पूरी जानकारी एकत्रित करने के लिए। और जॉन मरे चैलेंजर अभियान के दौरान जितने प्रकार के मुख्य लवणों का मापन करते हैं, उन लवणों की मात्रा का मापन करते हैं, वही इस टेबल में मैं आज आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूं। उन्होंने यहां पर कहा कि लवण कौन सा लवण है, लवण। ठीक है, एक तरफ लवण लिखा और दूसरी तरफ उसकी मात्रा लिखी, और मात्रा बेसिकली प्रतिशत में दर्शाया। मात्रा किस में दर्शाया? प्रतिशत में दर्शाया। तो एक एक करके आपको लिखना है। सबसे पहला है सोडियम क्लोराइड। क्या लिखा इन्होंने? सोडियम क्लोराइड लिखा, NaCl लिखा, सोडियम क्लोराइड लिखा। पहला बिंदु। सबसे अधिक मात्रा किसकी प्राप्ति होती है? सबसे अधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड की प्राप्त होती है, जिसकी मात्रा अगर आप देखेंगे तो 77.8% की है। 77.8% की है। इतना परसेंट सोडियम क्लोराइड है, इतना परसेंट सोडियम क्लोराइड है। ठीक है ना? तो अब दूसरे नंबर पर भी देखना है कि दूसरे नंबर पर कौन सा प्राप्त होता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है दूसरे नंबर पर? मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा प्राप्त होती है, लगभग 10.5% इसकी मात्रा है। कितने प्रतिशत इसकी मात्रा है? लगभग 10.5%, या और इससे ज्यादा कहें तो 10.9% के आसपास है। 10.9% प्राप्त होता है। तो तीसरे नंबर पर कौन सा लवण है? टेबल इसकी देखते जाएंगे। तीसरे नंबर पर प्राप्त होता है मैग्नीशियम सल्फेट। क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा प्राप्त होगी। और मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा सभी के सभी लोग लिखेंगे, आंकड़ों से यहां पर हम बता देते हैं, 4.7 के आसपास प्राप्त होती है। तो चौथे नंबर पर सभी लोग लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट की मात्रा लिखेंगे 3.6 के आसपास है, लगभग 3.6 प्राप्त हो रही है। फिर उसके बाद 1 2 3 4 एक बस और लिख दें। उसके बाद लिख देंगे पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट पांचवें, पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट को लिख देंगे 2.5%। 5 आपने लिख दिया ना, फिर डैश देकर लिखेंगे, नीचे डैश देकर लिखेंगे। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइट, मैग्नीशियम ब्रोमाइट जैसे तत्व
जैसे तत्व अत्यल्प मात्रा में, अत्यल्प बहुत कम मात्रा में, अत्यल्प मात्रा में पाए जाते हैं। इन 5 का भी नाम याद मत रखो, केवल ऐसा करो कि शुरू के इन 3-4 बिंदुओं को, 3 बिंदुओं को, 3 को भी याद नहीं रखना तो केवल 2 बिंदुओं को, एटलीस्ट केवल 2 को याद कर दो। बस इतना याद कर लो कि सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे तत्वों की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। बस इतना याद रखो, इतना याद रखो तो आपका काम हो जाएगा। फिर उसके अलावा आप कुछ भी लिख दो कि मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट आदि की मात्रा भी सागरीय जल में लवणों के रूप में घुली हुई होती है। पर 1-2 को बस याद रख लो कि सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे स्रोत पाए जाते हैं। ये हैं मित्रों, ये हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि ये सागरीय जल में जो लवण पाए जाते हैं, इन सबके स्रोत क्या हैं? आखिर ये आए कहां से हैं? तो स्रोत के संदर्भ में लिखो कि लवणता के स्रोत, सोर्स ऑफ शालिनिटी, लवणता के स्रोत। अब स्रोत में क्या क्या है? सबसे पहला लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आरंभिक वर्षा के समय, वर्षा के समय धरातलीय लवण तत्वों का घुलना। अब ये मैंने क्या लिखा, इसे समझो। देखो, जिस समय पर हमारी पृथ्वी की प्रथम भूपर्पटी का निर्माण हुआ था, अर्थ सरफेस का निर्माण हुआ था, दिस वन, सपोज ये हमारी पृथ्वी है, उस समय पर पानी पृथ्वी में उपस्थित नहीं था। आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आती है, पृथ्वी का जन्म होता है, तो उस समय पृथ्वी में पानी नहीं था, बल्कि इस उत्पत्ति के लगभग 1 अरब वर्ष के उपरांत, 1 अरब वर्ष के उपरांत यहां लगातार जब करोड़ों वर्षों तक वर्षा होती है, जब पृथ्वी पर पानी का अस्तित्व आता है। हालांकि इसके संदर्भ में अब तो रिसेंट में एक दूसरे प्रकार का मत भी है कि पृथ्वी में पहला कोई एक जलीय उल्कापिंड टकराया और जलीय उल्कापिंड के टकराने से इतना व्यापक मात्रा में पृथ्वी में जल की प्राप्ति हुई। पर अभी वहां तक हम आपको नहीं पहुंचाते। बेसिकली जापानीज अनुसंधान बताता है, अभी रिसेंट का यह शोध है कि जापानीज अनुसंधान बताता है कि पृथ्वी में जितने बड़े व्यापक पैमाने पर महासागरों की प्राप्ति होती है, इतना जल केवल वर्षा जल से प्राप्त नहीं है, बल्कि उल्कापिंडों के द्वारा लाया गया है। पर जो सामान्य अवधारणा अभी प्रचलित है वह क्या है कि पृथ्वी के उत्पत्ति के उपरांत लाखों करोड़ों वर्षों तक लगातार वर्षा हुई और उस वर्षा जल के एकत्रण से ही सागर एवं महासागरों की उत्पत्ति होती है। और जब वर्षा हुई तो वर्षा के समय ही धरातल में उपस्थित जो लवण तत्व थे वह जल में घुल गए और उनके घुलने से सागरीय जल लवणीय हो गया। पहला तो यह है, पहला तो यह है। तो दूसरा बिंदु क्या है? दूसरे बिंदु के रूप में लिखेंगे, दूसरे बिंदु में लिखेंगे नदियां। नदियां, अब क्या की नदियां? नदियां निरंतर करोड़ों वर्षों से, अरबों वर्षों से धरातलों की चट्टानों में उपस्थित लवण तत्वों को अपरदित करती हैं, अपने में घोलती हैं और उसे ले जाकर कहां विसर्जित कर देती हैं? सागर में विसर्जित कर देती हैं। फिर से सुनना, नदियां करोड़ों अरबों वर्षों से धरातल में उपस्थित चट्टानों में जो लवण तत्व हैं उन्हें घोलती हैं और घोल कर क्या करती हैं? उन्हें ले जाकर सागर में विसर्जित करती हैं। तो नदियां इनका बहुत बड़ा स्रोत है लवणता का। तो तीसरे नंबर पर आते हैं, तीसरे नंबर पर आता है ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट, सागरीय जल क्षेत्रों में भी ज्वालामुखियों की प्राप्ति होती है।
प्रचुर मात्रा में सागरीय जल क्षेत्र में ज्वालामुखी प्राप्त होते हैं, ज्वालामुखीय द्वीप प्राप्त होते हैं। तो इन ज्वालामुखियों से जो मैग्मा निकल रहा होता है, उस मैग्मा में भी लवण तत्व हैं, ढेर सारे प्रकार के लवण तत्व हैं, और वह लवण तत्व जब जल में घुल जाते हैं, वही लवण तत्व जब जल में घुल जाते हैं तो सागरीय जल लवणीय हो जाता है। तो ज्वालामुखी विस्फोट, आगे इसमें लिखेंगे, से प्राप्त मैग्मा में उपस्थित लवण तत्वों के घुलने से, तो अंतिम लिखेंगे एक बिंदु और, जो महत्वपूर्ण कारक है उन्हीं की बात कर रहे हैं। चौथा लिखेंगे ब्रह्मांडीय कारक में लिखते हैं उल्का, धूल तथा राख कण। उल्का, धूल तथा राख कण। अब ये क्या है, डैश देकर लिखेंगे, लिखें कि पृथ्वी सतह पर प्रतिवर्ष लाखों टन मात्रा में उल्कापिंडों के धूल तथा राख कण निक्षेपित होते हैं। उल्कापिंडों के धूल तथा राख कण निक्षेपित होते हैं, जिनमें उपस्थित लवण तत्व भी सागरीय लवणता का स्रोत हैं। सागरीय लवणता का स्रोत हैं। तो ये मुख्य स्रोत हैं दोस्तों लवणता के। पुस्तकों में आपको नदियां मिलेंगी, ज्वालामुखी मिलेंगे, बट ये दो कारक जो पहला और चौथा कारक मैंने लिखाया है जनरली आपको नहीं मिलेंगे, पर इन कारकों को भी अवश्य लिखेंगे। कभी भी लवणता के स्रोत पूछे जाएं, इन चार कारकों की चर्चा करेंगे, इन चार स्रोतों की चर्चा करेंगे, तब जाकर बात पूरी होती है कि इन स्रोतों के माध्यम से सागरीय जल लवणीय हो गया। सागरीय जल कैसा हो गया? लवणीय हो गया। तो सबसे पहले आपने बताया परिभाषा लवणता की, परिभाषा के साथ लवणता का आपने मापन बताया, मापन के बाद लवणता की मात्रा बताई कि कौन कौन से पदार्थ लवणता के रूप में उपस्थित हैं, जिसमें से सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, या कि एक और याद करो तो मैग्नीशियम सल्फेट जैसे तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो अब आगे बात आती है कि लवणता के स्रोत क्या है, लवणता आई कहां से, तो इन तमाम स्रोतों से आई। आरंभिक दौर में प्री कैम्ब्रियन कालखंड में जब वर्षा हुई तो उसी समय पर धरातल की लवणता जल में घुली और जल लवणीय हो गया। तो दूसरा, नदियां करोड़ों वर्षों से, अरबों वर्षों से धरातल की चट्टानों के लवण तत्वों को घोलकर सागर में विसर्जित कर रही हैं। तो तीसरे नंबर पर सागरीय जल क्षेत्रों में जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, तो ज्वालामुखियों में प्राप्त मैग्मा के लवण तत्व भी जल में घुलकर लवणता में वृद्धि करते हैं। तो चौथा नंबर में जो आकाशीय खगोलीय पिंड पृथ्वी के आकर्षण शक्ति में आकर वायुमंडल में जल उठते हैं और टूटते हुए तारे के रूप में दिखाई देते हैं, उन्हें हम उल्कापिंड कहते हैं। और उन उल्कापिंडों के धूल तथा राख कण भी धरती में निक्षेपित होकर अगर उनमें लवण तत्व है तो वह भी सागरीय जल की लवणता में अभिवृद्धि करता है या मिश्रित करता है, लवणता को बढ़ाता है। तो ये स्रोत हो गए। तो नेक्स्ट बारी आती है कि लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सभी लिखें, हेडिंग देंगे लवणता को प्रभावित
करने वाले कारक, लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर। कारकों में सबसे पहले वायुमंडलीय कारक लिखेंगे, वायुमंडलीय कारक लिखेंगे। दूसरे नंबर पर अंतः सागरीय कारक लिखेंगे, अंतः सागरीय कारक लिखेंगे। और तीसरे नंबर पर अन्य को लिखेंगे, अन्य को लिखेंगे। ठीक है। अब वायुमंडलीय कारक यहां पर, इस पर कई विषय बिंदु, इस पर भी कई विषय बिंदु, अन्य पर तो एक ही विषय बिंदु की चर्चा मैं करूंगा। लेकिन अब समय लास्ट का 8 मिनट का लगभग बचा हुआ है। आपके कमेंट्स को नहीं लूंगा तो आप लोगों के अंदर उसका भी आक्रोश होगा। हालांकि आज तो क्लास बहुत ज्यादा हुई नहीं है, पर फिर भी आपको एक बार मुझे देखना चाहिए। तो प्लीज कमेंट्स पैड मेरे सामने उपस्थित करें। ओके, चलें। कुछ प्रश्न हैं। टॉपिक हालांकि बहुत ज्यादा हुआ नहीं कुछ, पर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। विराट, तुमको संतुष्ट करना तो ईश्वर के हाथ में होगा मेरे दोस्त। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। पढ़ाएंगे तो कल, आज का टाइम यहां तक हुआ। इसमें बहुत विस्तार से अब आगे पढ़ना है। 1 घंटे और पढ़ा दीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। पढ़ना तो अब कल ही है, पढ़ना तो अब कल ही है। ओके। नदियां कैसे प्रभावित करती हैं कल बात करेंगे, कल बात करेंगे, इसमें कल बात करेंगे। नियंत्रित करने वाले कारकों में वायुमंडलीय कारक होंगे, नदियों से संबंधित कारक होंगे, जलीय कारक होंगे, सब चीजें होंगी। ओके, सब क्लियर है, सब चीजें ठीक है, सब चीजें ठीक है। अरे भाई ऐसे कोई बात नहीं, विक्रम मेरा बहुत अच्छा विद्यार्थी है और रियली मैं उसे बहुत पसंद करता हूं। देखो, वो ऐसा नहीं है कि वो क्रिटिक है, अपने स्वभाव के अनुरूप वो कमेंट्स करता रहता है, उसका मन करता रहता है, उसकी उंगलियां चुलबुलाती रहती हैं कुछ लिखने के लिए, तो लिखता रहता है। तो उसको कभी अदरवाइज मत लिया करो। 2-3 विद्यार्थी मुझे पता है कि उनकी उंगलियां कुछ चुलबुलाती रहती है लिखने में, तो वो करता रहता है, तो इसके लिए कभी ऐसा मत सोचा करो। ठीक है ना। हिस्ट्री की क्लास कब से चालू हो? कुल मिला के इससे कोई कमेंट्स नहीं है, इससे कोई प्रश्न भी नहीं है आप लोगों का। ब्रह्मांड में सबसे पहले बारिश कब हुई थी? ओके, पृथ्वी की बारिश मत पूछना, ब्रह्मांड की बारिश जरूर पूछ लेना। अलग से डाउट क्लास या सेशन क्लास रख लें सर। ओके, गुड। साथ साथ में कमेंट्स चलने दे सर। अच्छा, कुछ कमेंट्स तो इतना जल्दी मेरे नजरों के सामने से ओझल हो जा रहे हैं कि मैं देख भी नहीं पा रहा हूं। मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूं, कोई डाउट नहीं, डाउट होने का यहां तक प्रश्न ही नहीं है। बच्चों ने लिखा है सर आप भी समझ रहे हो, कोई डाउट नहीं है। पर नहीं, बच्चों के सेटिस्फैक्शन के लिए ले लेते हैं, शुरुआती कक्षाएं हैं। मैप कैसे बनाएंगे? मैप बनाने की प्रैक्टिस मैं क्लास में करवाऊंगा, वर्ल्ड मैपिंग के साथ साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, ओके। तो संभवतः क्लास में किसी तरह का, मैंने तो टाइम से क्लास भी ऑफ कर दी, संभवतः क्लास में किसी तरह का क्लोरीन, ओहो कुछ निकल गया, क्लोरीन के संदर्भ में था। टेस्ट डिस्कशन में टाइम निकल गया सर, और पढ़ा दीजिए। तो मेरी दूसरी क्लास है अभी मेरी प्यारे दोस्तों। मैंने यही कहा ना कि अब जो लास्ट नेक्स्ट जो टेक्स्ट हुआ करेगा उस दिन हम अपनी टाइमिंग को बढ़ाएंगे, 8 बजे से क्लास किया करेंगे, जिससे आपका क्लास का भी टाइम लॉस ना हो और हम लोग बढ़िया से आगे चीजों को बढ़ाएं। ठीक है सर। फिर भी सागरीय जल में लवणता की मात्रा कितनी है? आगे पढ़ोगे दोस्तों। ये जो प्रश्न आप कर भी रहे हो सब आगे होने हैं,
लवणता की मात्रा कितनी है, उत्तरी गोलार्ध में कितनी है, दक्षिणी गोलार्ध में कितनी है, वैश्विक औसत कैसा है, क्षैतिज और लंबवत वितरण कैसा है, प्रादेशिक वितरण कैसा है, दुनिया का सबसे खारा महासागर कौन सा है, सबसे खारी झील कौन सी, सब पढ़ना है। नदियां कैसे प्रभावित करेंगी, प्रचलित पवनें कैसे प्रभावित करेंगी, वाष्पन कैसे प्रभावित करेगा, बादल कैसे प्रभावित करेंगे, सबके प्रश्न आने हैं। ओहो, इसी में आने, इसके आने पर उसके बाद वितरण मैंने दिखाया है, यहां पर शुरू में मैंने दिखाया कि हम लोग कैसे कैसे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। कुल मिलाकर अमर ने लिखा समुद्र का पानी खारा क्यों है, क्योंकि अभी जो मैंने समझाया समुद्र की प्रकृति होती है कि जो भी उसमें घुल सकता है उसको वो घोल कर अपने अंदर रख लिया तो खारा हो गया। अभी यही समझाया है तुमको दोस्त। टेस्ट में हिंदी वर्ड के साथ साथ इंग्लिश वर्ड भी बोल दिया जाए तो संस्था को एक बार मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 सर एक बार देख लीजिए। कोई बात नहीं है, अब तो क्वेश्चन के स्तर पर नहीं जाया जाएगा, 1 घंटे और पढ़ा दीजिए सर। आज अभी मेरी दूसरी क्लास होने जा रही है, हम लोग नेक्स्ट कल से पूरा टाइम उपयोग करेंगे। चले, आज कुछ ऐसा कुल मिलाकर प्रश्न नहीं है, यहीं पर मैं क्लास की समाप्ति करना चाहूंगा। मिलते हैं कल ठीक अपने 8:30 बजे के परफेक्ट टाइम पर, और इस टॉपिक को कल पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे और ठीक प्रकार से समझते हुए पढ़ेंगे। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।